नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात होगी कृषि कानूनों की, जिसे केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी यह मुद्दा काफी अहम हो जाता है, क्योंकि इन कानूनों को लेकर भूपेश सरकार शुरू से ही केंद्र पर इन्हें वापस लेने का दबाव बना रही थी। कानूनों को किसान विरोधी बताया जा रहा था। ऐसे में भूपेश सरकार का दबाव भी क्या काम कर गया इसमें, ऐसा लगता है, और इसी को भुनाने की कोशिश भी की जा रही है। इसके साथ ही किसानों के मुद्दे पर शुरू से ही मुखर रही और कई किसानों के लिए योजनाओं को सफलतापूर्वक चला रही भूपेश सरकार को बीजेपी पर निशाना साधने का आज एक बार फिर से मौका मिल गया है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि छत्तीसगढ़ के लिहाज से इन कानूनों की वापसी के क्या मायने हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। करीब 1 साल बाद किसानों के चेहरे फिर खिलखिला उठे। ये महज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंद शब्द नहीं थे, ये किसानों के लिए उनकी लड़ाई की जीत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में ऐलान कर दिया कि हम तीनों कानूनों को वापस ले रहे हैं। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। कृषि कानूनों को लेकर लगातार पिछले करीब 1 साल से सियासत भी 7वें आसमान पर है। किसानों के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस सरकार को घेरने का काम कर रही थी। कृषि कानून की वापसी जैसे ही हुई, सीएम भूपेश बघेल ने ऐसे गांधीवादी आंदोलन और किसानों की जीत करार दे दिया। देश के किसान इससे जीते हैं और मोदी का अहंकार हारा है। अहंकारी चाहे रावण हो, चाहे वो मोदी हो, उसकी पराजय निश्चित है। और ये जो जीत हुई है वो किसानों की जीत है। सिर्फ सीएम भूपेश बघेल की नहीं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई नेताओं ने भी केंद्र सरकार पर तंज कसा। टीएस सिंहदेव ने तो ये तक कह दिया कि सरकार ने काफी देर कर दी। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इसे किसान विरोधी नीतियों की हार बताया। केंद्र सरकार मजबूर होके इस निर्णय पे पहुंची और जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था वो अब उन्होंने किया, चुनाव नजदीक आते देखते हुए किया। हरियाणा में उनके प्रत्याशी की जमानत जब्त होने के बाद में किया। 1 साल किसान आंदोलनरत रहे, ये किसानों की बड़ी जीत है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की हार है। प्रधानमंत्री जी को ये कानून वापस लेने की घोषणा करना पड़ा। पार्लियामेंट में किस तरीके से वापस लिया जाएगा वो देखने वाला समय है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में लगभग 800 से 900 किसानों की शहादत हुई है। उसके लिए भी कुछ 2 शब्द सहानुभूति के प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। विपक्ष के हमले बेहद तेज हैं। ऐसे में बैकफुट पर आई बीजेपी की ओर से दलील दी जा रही है कि किसानों के मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। किसानों की हमेशा जीत होती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो या जहां हो। किसान हमारे अन्नदाता है, किसान का सम्मान करते हैं। भूपेश बघेल जैसा अड़ियल आदमी नहीं है मोदी जी। देखिए, वो तो बैठे रहे, उसके अपन ऊपर की बातें हैं। लेकिन जब मोदी जी जिस बात को बोल दिए तो इतने में विश्वास होना चाहिए, और नहीं विश्वास करेंगे तो उनका कोई निराकरण का उनका उपाय भी नहीं है कि उनको कोई बनाने के लिए जाए। किसान सड़कों पर आए, बॉर्डर पर बैठे, सर्दियां गुजारी, धूप में तपे, लेकिन अड़े रहे। और उनकी इस मेहनत का रंग ये निकला कि केंद्र सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेने की राह पकड़नी पड़ी। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विशाल चंद्राकर जी हैं, किसान नेता हैं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के मंत्री भी रहे हैं। और अभय नारायण राय, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। अभय नारायण राय जी, आज तो बड़ा दिन माना जाएगा। लंबे समय बाद ऐसा कुछ हुआ कि इतना बड़ा आंदोलन, वो भी 1 साल तक चलता रहा, और उसके बाद सरकार को वापस होना पड़ा। या लोकतंत्र की जीत इसे माना जाए?
निश्चित रूप से आज बड़ा दिन है, कार्तिक पूर्णिमा है, प्रकाश उत्सव है, गुरु नानक जी की जयंती, और सबसे बड़ी बात देश की हमारी सर्वोच्च नेता इंदिरा जी का आज जन्म दिवस है। तो बड़ा दिन तो है, और प्रकाश उत्सव के दिन अगर नरेंद्र मोदी की आत्मा में प्रकाश फैलता है और किसानों के विरुद्ध जो अंधकार था उनके मन में किसानों को लेकर वो दूर होता है, तो ये प्रकाश उत्सव की कृपा है, देन है। मैं नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार को बधाई दूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। जिद और अहंकार लोकतंत्र में नहीं चलता, जिद और अहंकार के लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। जिस दिन एक कृषि कानून संसद में पास किए गए, जिस ढंग से पास किए गए, जितने आनंद फानंद में इसको लाया गया, न किसानों से बात की गई, न विपक्षी दलों से बात की गई, न आम राय बनाने की कोशिश हुई, सीधे बिल को थोप दिया और बहुमत के तानाशाही में आपने पास कर दिया। पहले दिन से किसान इसके विरोध में थे, 1 साल तक आंदोलन चला, 600-700 किसानों की बलि हुई, शहीद हुए, और अंत में आपको समझ में आया कि ये किसान हित में नहीं है। आज भी जब आप वापस ले रहे थे तो आपका अहंकार आपके साथ था, आपको बातचीत कर टेबल में वापस लेने में शर्म आ रही थी कि आपने देश के नाम संबोधन में आए, जिस तरह आपने चुपके से पास किया, आज चुपके से वापस लेने का भी प्रयास किया। अच्छा होता कि उन आंदोलनकारी किसानों के साथ आज बैठते, उनसे आप माफी मांगते, आप श्रद्धांजलि देते, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनके घाव पे मरहम लगता। फिर भी महात्मा गांधी ने जो आजादी के पहले पाठ पढ़ाया था कि संघर्ष कभी हारता नहीं, महात्मा गांधी ने ये पाठ पढ़ाया था कि आप लड़ाई लड़िए, आपकी जीत होगी, जन आंदोलन की जीत होती है। वही पाठ आज किसानों को काम आया। किसान महात्मा गांधी के रास्ते पे चले, आंदोलन के रास्ते पे चले। अहिंसक आंदोलन को न जाने क्या क्या नाम दिया गया, उसे हिंसक बनाने का प्रयास किया गया, उसे खालिस्तानी कहा गया, उसे आतंकवादी कहा गया, लेकिन देश के अन्नदाता, देश के किसान और तमाम विपक्षी पार्टियां उन किसानों के साथ खड़ी रही, आंदोलन के साथ खड़ी रही। और आज वह सुअवसर आया जब देश के प्रधानमंत्री की आत्मा जागी और उनकी आत्मा से आवाज आई कि ये बिल किसान के हित में नहीं है। आज भी वो यही कहते रहे कि हम समझाने में सफल नहीं रहे, और ये दूसरा अवसर है मोदी सरकार का, ये दूसरा अवसर से 2015 में भूमि अधिग्रहण बिल उनको वापस लेना पड़ा था और आज किसान का बिल उनको वापस देना पड़ा। ये दोनों किसानों से जुड़े हुए मुद्दे थे, ये दोनों जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे। अगर इन मुद्दों पर वो पहले बातचीत करते तो ये नौबत नहीं आती। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार इस बिल का शुरू से विरोध कर रही थी, जरिए हो या सीधे अनाउंसमेंट हो, मतलब इस चीज से है कि किसानों की मांग पूरी हुई है। मैं कृष्णमूर्ति बांदी जी से ये सवाल ले लेता हूँ सर, भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा कैडर, अगर बातचीत करके आप वापस करते और उनसे आप माफी मांगते। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। इतना बड़ा कैडर, इतने सारे कार्यक्रम हुए जगह जगह जाकर, उसके बाद 1 साल बाद ये एहसास हुआ कि हम नहीं समझा पा रहे हैं चीजों को। देखिए लोकेंद्र भाई, किसान को आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि किसान की जो है आज क्या स्थिति पूरे देश में है। पूरे देश में किसानों के हित में, किसानों की प्रगति के लिए, उनको लाभ पहुंचे, लाभकारी कृषि हो, ऐसे कानून की आज भी आवश्यकता है। और इसी संदर्भ में ये 3 कृषि कानून लाया गया था जिसमें पूरे देश के लोगों को लाभ मिले, खास करके छोटे कृषकों को। परंतु मोदी जी ने ये स्पष्ट कहा है कि जो किसान हैं, हम कुछ किसानों को, हम किसानों के हित में जो बातें करने चाहिए रहे, हमारा जो उद्देश्य था, हम उसको समझाने में असफल हुए। और ये जब असफल हुए, और आपने देखा भी होगा कि किसानों के लिए समझाने समझने की कई बैठकें कृषि मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया, लेकिन किसी भी तरीके से बातचीत नहीं की। अभय नारायण जी भी एक बात कह रहे थे, और जो मीडिया में भी आता था कि आतंकवाद जो है, अलगाववाद की नारे लगने लगे हैं, पाकिस्तान के लगने लगे, खालिस्तान के लगने लगे। तो ऐसे ये एक ऐसा था जो देश को विभाजन करने के लिए भी बातचीत है।
मोदी जी ने इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए कि हम सब एक है, देश के लोग एक है, और उन्होंने जिस उदारता के साथ राष्ट्र से पूरे लोग राष्ट्र से यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए कृष्ण बहुत बड़ी बात है। कृष्ण मूर्ति जी, अगर कहीं देश विरोधी नारे लग रहे थे, अगर कोई देश को तोड़ रहा था, अगर उस डर से कानून वापसी हुए, तो सर ये तो सरकार को डरना नहीं, या तो सामने से आकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जरूरत थी। दूसरा ये कि या तो सरकार अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये कानून खराब थे उनकी नजर। देखिए, आपने इसको मीडिया में लोकेंद्र भाई आप तो वास्तव में देखिएगा कि आपके ही मीडिया में वो झंडे दिखाए जा रहे थे, वो नारे दिखाए जा रहे थे, है ना, कई प्रकार के तो बातें आ रही थी, कार्रवाई तो सरकार को करनी है, ये सब बातें आ रही थी, मीडिया कार्रवाई भी समझाने का प्रयास जारी रहा, आज भी जारी रहा, और आज भी ये मोदी जी कह रहे हैं, लोकेंद्र भाई एक मिनट मेरी बात को होने दीजिए, आज भी क्या कृषि कानून किसानों के हित में लाने की आवश्यकता नहीं है क्या? कहीं न कहीं किसानों के लाभकारी कृषि के लिए कानून की आवश्यकता है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है। आज इस तरीके से इस परिस्थितियों में जो बातचीत आई है, अब कांग्रेस में श्रेय लेने का भीड़ लग गया। सोनिया जी, राहुल जी ये श्रेय लेने में लगे हुए हैं, श्रेय लेने में लगा है। अब ये जो एक उदारता से जो बातचीत देश के हित में अखंडता के लिए बातचीत हो रही है और किसानों के समस्त अखंडता के लिए है तो सर ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें ये है कई कालखंडों में चर्चा के बाद मैं कृष्ण मूर्ति जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर यही सारे तर्क हैं तो अभी भी किसानों ने कहा है कि हम नहीं उठेंगे। एक तो पहले ये संसद से पारित हो जाए, मतलब इनको वापस लिया जा रहा है, तब उठेंगे हम, और दूसरा ये कि लड़ाई एमएसपी को लेकर जारी है। अगर यही सारी आशंकाएं हैं, डर हैं, और अगर ये सरकार मान रही है कि वापस जाने वाले हैं, तो वो तो ऐलान हो गया, शायद वापस नहीं जाएंगे। देखिए लोकेंद्र जी मुझे बोलने दीजिए, यही से एक विश्वास की बातचीत आती है कि हम इस लोकतांत्रिक तरीके से जो एक पूरे देश के सामने जो बात रखी गई है मोदी जी ने, और उस पर भी विश्वास न करना और उसको भी किसी तरीके से परिभाषित करना, उसके अर्थ निकालना, ये है। 3 कृषि कानून से पहले से शुरू से अब तक बातचीत होते आई है, 3 कृषि कानून वापस लीजिए करके, और जो समर्थन मूल्य है किसानों के लिए, एक नया फंडा जो आया है, तो किसान के हित में तो मोदी जी हैं। समर्थन आज भी छत्तीसगढ़ में हमने अभी समर्थन मूल्य पे हमारे बढ़कर के मिल रहे हैं। हमेशा हर साल कृषि में हमारे भी आज भी छत्तीसगढ़ में हम धान खरीद रहे हैं, बढ़े हुए समर्थन मूल्यों पर ही खरीद रहे हैं। पूरे देश के लिए कहीं न कहीं कोई बातचीत है इस पे। ठीक है, मैं विशाल चंद्राकर जी से इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूँ। विपरीत तरीके से और राजनीतिक बातचीत आप लगातार सुन रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, ये लड़ाई सर अभी यहाँ पर खत्म हुई है या अभी ये माना जाए कि तो शुरुआत है यहाँ से लड़ाई की? लोकेंद्र जी देखिए, ऐसा है, ये अपने भारतीय किसान संघ शुरू से ही जब ये 3 कानून बना, उसी वक्त से सरकार को एक संशोधन के लिए सलाह दी गई थी, और संशोधन को फिर उन लोगों ने शायद अध्ययन नहीं किए होंगे या माने नहीं होंगे, क्योंकि हम किसानों की जो भारतीय किसान संघ की जो सोच है, उत्पादन के आधार पर, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, ये बात हम लोगों ने सलाह दिया था, पर उसको शायद समझ नहीं पाए अभी तक। अभी जो ये कानून वापस लिए हैं, ये खैर अपनी जगह वो राजनीतिक मुद्दे इन लोग हैं, पर ये संशोधन भी किया जा सकता था, और ये वापस लिए भी अच्छी बात है। पर कहीं न कहीं हमको आगे ये बढ़ना है कि लागत के ऊपर लाभकारी मूल्य कैसे मिले, जो कि किसानों को जो लागत है और लागत कितना आता है, इसी कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लेकर उसको किसानों को लाभ पहुंचाने वाली बात है। क्योंकि हम भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि राष्ट्र हित में हम आंदोलन करते हैं, हम कोई जगह कोई रास्ता रोको और वैधान पहुंचाओ, ये हमारा उद्देश्य नहीं रहता। हम लोग का जो
किसानों को जो काम है राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए अपनी मांग को मनवाने के लिए हम थोड़ा लोग सा आगे जब बढ़े। विश्वास का माहौल बन रहा तो है ये जो तो हुआ अपने है, आपको थोड़ा सा ये अपनी जगह ठीक 2 है। कदम किसान पीछे परंतु- लेकर बातचीत को आगे बढ़ाएं और जो भी अब उनकी आशंकाएं हैं, शंकाएं हैं सरकार से या जो वो चाहते हैं उसको लेकर बातचीत करें। अब तो माहौल बने कम से कम बातचीत का, अभी तक तो बन नहीं रहा था सर। किसानों को चाहिए कि प्रशासन के साथ बैठ करके इनकी सलाह मशविरा करें और किसान अपनी मांगों को, ये जो हमारा राजनीतिक संगठन है नॉन पॉलिटिकल है, हम लोग को चाहे तो शासन बुलाए और बुला के सलाह ले तो हम लोग सलाह दे सकते हैं। ठीक ठीक। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, ये जो क्योंकि राजनीति वालों की बात तो कुछ अलग हो जाती है। ठीक है सर, क्योंकि टाइमिंग को लेकर सवाल उठने लगते हैं। यहां पर गेम बीजेपी ने कर दिया है या बीजेपी के खिलाफ हो गया है, क्या समझ आता है सर आपको? कुछ लोग ये मान रहे हैं कि यूपी का डर था इस वजह से वापसी हुई है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब में दिल जीतने की कोशिश की है। वैसे बहुत कुछ है नहीं बीजेपी के लिए वहां पर, लेकिन अमरिंदर सिंह के सहारे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जी 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 जी, आपके जवाब पर पहुंचने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम नरेंद्र मोदी लीड गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। वो अगले साल टाइम पूरा हो रहा है उसका। हाँ, 2022 में, लेकिन उसमें सितंबर 2020 में उसी के एक संदर्भ में ये 3 कानून बनाए, लेकिन इन 3 कानूनों का ही विरोध जब सरकार को झेलना पड़ा और नरेंद्र मोदी जैसे देश में इतने बड़े लीडर जो कभी भी 7 साल में बैकफुट पर नहीं आए, उनको अचानक बैकफुट पर आना पड़ा, यानी कि तीनों कानून को वापस लेना पड़ा, जबकि गवर्नमेंट पहले रिजिड बनी रही। आपने देखा हो कि अपने जीवन में पहली बार मैंने देखा कि एकदम किसी सरकार ने 10 रुपए डीजल पर गिराए हों, 5 रुपए पेट्रोल पर गिराए हों एक्साइज ड्यूटी में। यह भी एक बड़ा स्टेप था। तो कहीं ना कहीं ये चीज स्पष्ट जाहिर होती है कि इलेक्शंस जो 5 राज्यों के हैं, जिनमें नॉर्थ वेस्ट यूपी, पंजाब और उत्तराखंड भी शामिल है और 2 और राज्य, यहां पर देखा होगा कि किसानों का सबसे ज्यादा आंदोलन यही हुआ और इन आंदोलन में किसानों का विरोध देखा। आपने देखा पंजाब के लोकल बॉडीज के इलेक्शन रिजल्ट देखे, उनके अलाइ पार्टनर श्रोमणी अकाली दल का उनसे दूर होना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी लगातार वॉच कर रहे थे, जिसके कारण लास्ट में जब सामने यूपी इलेक्शंस आ गए, जो कि केंद्र के जाने का रास्ता है, जहां पर अगर डिफीट होती है तो वो पार्टी सत्ता में आना संभव नहीं है। इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा माना गया है और देखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा का बड़ा स्टेप है। ये भले देश के लिए या किसानों के लिए या कुछ भी हो सरकार के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए 2024 और इन 5 राज्यों के चुनाव में असर जितना दिखे उतना दिखेगा, लेकिन यूपी में या 2024 में इसका असर दिखेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब भी कोई स्टेप लेते हैं वो कोई तात्कालिक घटना को लेकर नहीं लेते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सोच के समझ के मंथन करके लेते हैं। उनका जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं वो कानून लाने का उद्देश्य तो वही था कि डबलिंग द फार्म इनकम हो, लेकिन उसको दोष और उसमें कुछ अच्छी चीजों को उनका सही एनालाइज नहीं कर पाए और उसके पहले ही उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया और 27 सितंबर को राष्ट्रपति से मोहर लगते हुए इनेक्टेड हो गए। लेकिन मेरा ख्याल ये था कि सरकार अगर किसानों का भला चाहती है तो उसमें कानूनों को पहले संसद में लाना चाहिए, वैज्ञानिकों से बहुत ज्यादा चर्चा करनी, किसान दलों से चर्चा करना चाहिए, इसके बाद उनको लाते तो शायद आज मोदी को बैकफुट पर ना आना पड़ता। लेकिन इसके पीछे अब तक यहां क्यों आए, इसके पीछे कारण और था, क्योंकि एनआरसी और सीए 2 ऐसी चीजें थी कि जिन पर जो हिंदू आइडियोलॉजी या हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टी के बिल्कुल अगेंस्ट थी। अगर उसमें वापस आना पड़ता तो उनको भय था कि अगर हम इसमें बैक आए तो कहीं वो मांग भी ना उठने लगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति बन गई, जो सामने इलेक्शंस हैं और यूपी एक बड़ा इलेक्शंस है। यूपी को आप मिनी देश का इलेक्शन समझिए, क्योंकि वहीं से ये लिटमस टेस्ट होता है केंद्र सरकार में जाने का। मैं तो आपको ये मानना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल ले लेता हूं सर, समय कम है हमारे पास। अभय नारायण जी, ये कहना बहुत आसान है कि एमएसपी को लेकर कानून बनाए केंद्र सरकार, लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार तो कुछ ही चीजें खरीद सकती है, बाकी जो खरीदारी होती है उसका बाहर राज्य सरकार पर आता है। क्या राज्य सरकारों की ये स्थिति है कि किसान जो भी उगाए
उसे जो तय करे केंद्र एमएसपी उस पर खरीद ले सारा का सारा। ये कोई भी राज्य सरकार की स्थिति है आज की तारीख में? देखिए, इसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए और किसानों के साथ खड़े होने का मन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह सिद्ध किया है कि 2500 रुपए कुंटल में धान कैसे खरीदा जाता है, 52 के 52 वनोपज समर्थन मूल्य में कैसे खरीदे जाते हैं। भार कितना लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार तो अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है। भी तो नरेंद्र मोदी सरकार तो आरएसएस के एजेंडे में काम कर रही है। धान को लेकर फिर नरेंद्र मोदी सरकार तो अपने दोस्तों के लिए काम कर रही है। सारी व्यवस्थाएं बनेगी। हम किसान का मुनाफा बढ़ाएं, किसान की लागत मूल्य से 1.5 गुना उसको फायदा दिलाएं। हम इस पे खड़े तो हों, सारी व्यवस्थाएं बनेगी। बाजार किसान के हिसाब से चलेगा, किसान तय करेगा कि मेरे उत्पादन का मूल्य क्या होगा। किसानों के साथ आज तक कोई सरकार खड़े होने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई है? 7 साल में मोदी अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सार्वजनिक संस्थाओं को बेचने का काम कर रहे हैं। ये किसानों ने सबक सिखाया है और अब तो मोदी सरकार को हर फैसला के साथ सरकार वापसी कानून ले लेती है। तो यही खूबसूरती है लोकतंत्र की और हम उम्मीद करेंगे कि आगे जो भी होगा बेहतर होगा किसानों के लिए। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।